देखिए कहाँ थे हम कल। कल हम सीपीसी में ऑर्डर 27 तक देख लिया। फिर उसके बाद में सेक्शन 28, ऑर्डर 28 में किसके बारे में दे रखा है? मिलिट्री वालों के लिए रखा है कि सेना नौसेना इनके विरुद्ध अगर कोई वाद है या ये वाद लाना चाहते हैं। क्योंकि आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर आप कहीं जाओ, ये क्या बोलते हैं, खातीपुरा जाओ, खातीपुरा के अंतर्गत सैनिक एरिया है। आप वहां जाने के बाद में अगर आपका मन करे कि वो कहा चलो अंदर देख कर क्या आता है, क्या चल रहा है, तो आप अंदर नहीं जा सकते। फिर आप ये कहोगे कि साहब मेरा तो फंडामेंटल राइट था कि भारत में मैं कहीं पर भी घूम करके आ सकता हूँ, आप रोकने वाले कौन? ठीक। तो आर्टिकल 34 इसका एक्सेप्शन है, किसका? फंडामेंटल राइट। कि जहां आर्मी एरिया होता है, जहां सेना विधि लागू होती है, वहां पर फंडामेंटल राइट को वायलेशन किया जा सकता है। वहां नहीं कह सकते सब मेरा घूमने का मन कर रहा है, आप मेरे को क्या करो, यहाँ पर घुमाओ, है ना? तो सेना एक अलग इंस्टीट्यूशन हो गया। तो वो कहता है ये इंस्टीट्यूशन कैसे वाद करता है, उसके बारे में कहाँ बताया गया? ऑर्डर 28 में बताया गया। अब एक बात बताओ, आपने सेना ज्वाइन कर ली, और सेना की जो भी ड्यूटी होती है वो एक डिसिप्लिन की ड्यूटी होती है। भाई जैसे मान लीजिए मैं हूं और मैंने कल छुट्टी डाली, और हमारे अधिकारी कहते हैं कि छुट्टी अस्वीकार है। मैं क्या, संभालो अपनी नौकरी। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ, तो एक एमएलए साहब किसी डॉक्टर साहब से कुछ कह रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं किसी की नहीं सुनता, मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ, बाकी रही है नौकरी मैं कल मैंने छोड़ दी। लेकिन सेना में आप ये नहीं कह सकते कि छुट्टी नहीं दी तो कोई बात नहीं, हम हमारा बैग टाक के जा रहे हैं। फिर वो सेना का भगोड़ा हो जाता है। नहीं, और पुलिस अधिकारी वारंट के बिना जहां मिले वहां अरेस्ट कर सकते हैं। बाकी नौकरी छोड़े हुए को कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं घूमो। भाई वो ये है कि भाई रिस्क क्या है, नौकरी, और नौकरी हमने, भाई चाहे कि आप कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन दिक्कत कब है? सेना की नौकरी आप नहीं छोड़ सकते। सेना की नौकरी छोड़ने के लिए बाकायदा परमिशन ली जाती है, और परमिशन लेने के बाद में आपको जो 9 महीने ट्रेनिंग दी गई है उसका खर्चा जमा कराना पड़ता है। उसके बाद रिलीव करते हैं, विशेष परिस्थिति। और ये नहीं कि आप घर आ गए तो फ्री हो, उसके बाद आपके पीछे आईबी भी होती है। वो ये जांच करती है कि ये भाई साहब कहीं कुछ गड़बड़ करने के लिए तो नौकरी नहीं छोड़ कर गया है। तो 6 महीने में आईबी की क्लियरेंस रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही आप फ्री हो। ठीक है। अब सैनिक नौसैनिक जहाँ पार्टी है तो वो तो रोज आ नहीं सकता, तो कैसे आएगा? तो अपने, भाई इस बात का कि भाई मैं कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की छुट लग रही है, कारगिल में लग रही है, लेह लद्दाख में लग रही है, और कोर्ट दे रहा है 3 दिन की तारीख, आ जा भाई, कहाँ से आ जाएगा? तो ऐसी कंडीशन में बाकी जगह तो हम मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को अपॉइंट करते हैं, वहां वो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को आइडेंटिटी वो करता है, और उसका जो सीनियर बॉस है वो इस बात को कंफर्म करता है कि इसको छुट्टी नहीं मिल सकती। ये इसकी तरफ से क्या करेगा? केस लड़ेगा। तो ऑर्डर 28 रूल फर्स्ट में इसी के बारे में थी।
ऑर्डर 28 रूल फर्स्ट में सैनिकों के बारे में दिया गया है कि और जिस व्यक्ति को प्राधिकार दिया गया है वो या तो खुद या प्लेडर अपॉइंट करके कार्रवाई करे। फिर निगम क्या है? लीगल पर्सनैलिटी। और जहां पर भी वाद होता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी के खिलाफ केस करना है, नहीं, जैसे भरतपुर में एक एफआईआर दर्ज हुई कि साहब ये दो आदमी बड़े सितारे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का, इन दोनों ने हमारे को झूठ बोला कि हुंडई की कार ऐसे ऐसे चलती और चीटिंग करके और हमारे को गाड़ी चिपका दी। इनके कहे अनुसार हमने गाड़ी खरीद ली। उन्होंने एफआईआर में 3 व्यक्तियों को मुलजिम बनाया। किसको? कंपनी को और शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। आगे बात समझ। फिर भी देखो, भारत के अंतर्गत कम से कम जो व्यक्ति विज्ञापन कर रहा है उसकी लाइबिलिटी तो तय होनी चाहिए, नहीं? अब बड़े स्टार ये दिखा रहे हैं कि हम एक्टिवा पे घूम रहे हैं, देखो क्या बढ़िया, मजा आ गया। वो एक्टिवा पे कभी बैठे? जो हीरोइन साबुन का विज्ञापन कर रही है, क्या एक्चुअल में वो साबुन से नहा रही है? जिस शैम्पू का विज्ञापन कर रही है, क्या उस शैम्पू से नहा रही है? तो अगर आप विज्ञापन, जो कोका कोला का विज्ञापन कर रहा है, क्या कोका कोला पी रहा है? अगर वो कोका कोला पिए तो इधर से नहीं फूले, मेरी तरह नीचे से फूले, नहीं? जो विज्ञापन कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए कम से कम ऐसे व्यक्तियों की, अगर आप सेलिब्रिटी हो, जनता आपको पसंद कर रही है, तो आप लाइबिलिटी पे, न कि आप गुटखा बेचो, नहीं? वो का साउथ वाले हीरो क्यों चल रहे हैं? वो का सब भारत वाले तो हीरो गुटखा बेचने में व्यस्त हो रखे हैं। तो आप अगर हीरो हो तो आपकी भी लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो इस प्रकार कंपनी जहां पक्षकार होती है, और कंपनी या तो वादी हो या प्रतिवादी हो, तो कंपनी खुद तो आ नहीं सकती, लेकिन कंपनी पैसे तो दे सकती है। भाई कहीं पर भी एग्जीक्यूशन हो तो, लेकिन उसकी ओर से कोई प्रोसीडिंग में तो पार्ट लेगा। तो इसलिए कंपनी की ओर से एक रिप्रेजेंटेटिव को पेश किया जाता है, वो उस मामले को क्या करता है, उसका एक तरीके से जैसे सरकार की तरफ से केस ऑफिसर होता है, इसी प्रकार वो निगम की तरफ से केस ऑफिसर। लेकिन ध्यान रखना, लाइबिलिटी दोनों की होती है, केस ऑफिसर की भी और, नहीं? फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है फर्म के नाम। नेक्स्ट किसके लिए है? भागीदारी फर्मों के लिए। वहां पर भी उसी की बात है कि कई व्यक्ति है तो किसकी लाइबिलिटी। तो अगर भागीदारी रजिस्टर्ड है तो वाद ला सकते, और उस पर वाद लाया जा सकता। और रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर वाद तो लाया जा सकता है, वो खुद वाद नहीं ला सकता। और न ही भागीदार एक दूसरे की विरुद्ध वाद ला सकते। कब ला सकते? जब कंपनी को डिस्पोज हो रहा हो, विघटन हो रहा हो, तो लेखाओं के लिए वाद ला सकते एक दूसरे के अगेंस्ट। अदरवाइज न तो भागीदार एक दूसरे के विरुद्ध वाद ला सकते, ना वो कंपनी किसी अन्य, लेकिन उसके विरुद्ध तो वाद लाया जा सकता, सॉरी, फर्म के विरुद्ध। फिर दो चीजें होती है, ट्रस्ट और प्रशासक, नहीं? इसके लिए वाद कौन ला सकता है? ट्रस्ट के लिए सेक्शन 91 को पढ़े। ट्रस्ट दो प्रकार की होती
क्या दे रखा है भाई? अगर पब्लिक ट्रस्ट है तो एडवोकेट जनरल या दो या अधिक ट्रस्टी जो उसमें हितबद्ध है, वो वाद ला सकते हैं और उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। कब? जब पब्लिक ट्रस्ट है। और अगर पर्सनल ट्रस्ट है तो ट्रस्टी वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जा सकता है। ठीक। पब्लिक ट्रस्ट और पर्सनल ट्रस्ट में क्या अंतर होता है? जैसे मैंने मंदिर बनाया, मंदिर का इसको पुजारी अपॉइंट कर दिया, उसको ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया, तो ये तो गई क्या? पर्सनल ट्रस्ट, कि भाई वो प्रॉपर्टी मेरी है लेकिन भगवान की पूजा में काम आएगी। एक मैंने जैसे मान लीजिए राजपूत सभा भवन है, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, कौन सा? भवानी निकेतन। ठीक। और आज राजपूत सभा भवन ने इस जयपुर में सबसे महंगी जमीन दे रखी है बच्चों को पढ़ने के लिए। जयपुर की सबसे महंगी जमीन दे रखी है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, जो पब्लिक ट्रस्ट। इसी प्रकार सुबोध है, जैनों की है ट्रस्ट सुबोध पब्लिक। ये सारी क्या है? पब्लिक ट्रस्ट। फिर उसके बाद में 32 में उनके बारे में बताया गया है जो अवयस्क। कई बार पूछ लेते हैं क्या वकील पे कॉस्ट लगाई जा सकती है क्या? वकील पे कॉस्ट लगाई जा सकती है क्या? तो ध्यान रखना, कोई भी अवयस्क का मामला है कोर्ट में बिना वाद मित्र के पेश नहीं होगा। बिना वाद मित्र के अगर वकील ने कोई मामला पेश कर दिया तो कॉस्ट कौन देगा? अवयस्क तो नहीं देगा, जो व्यक्ति ने पेश किया है। तो ध्यान रखना, पूरी सीपीसी में वकील पर कॉस्ट एक ही जगह लगती है, बाकी तो किस पे लगती है? पार्टी पे लगती है। कई जैसे सीनियर वकील नाराज से जज नाराज हो जाता है, मैं कॉस्ट लगा दूंगा, सब लगा दो, मेरी क्या दिक्कत है, पार्टी देगी। अब मेरे पे थोड़ी कॉस्ट लगा। केवल एक जगह ऐसी है जहां पर कॉस्ट किसको लगती है? नहीं, देखो इसका 2 पढ़ो, 32 का 2 पढ़ो। ठीक। अब तीसरी कंडीशन, ये तो गए वादी की ओर से। अब जैसे मान लीजिए अवयस्क को आपने क्या बना दिया? प्रतिवादी बना दिया। अवयस्क को आपने क्या किया? प्रतिवादी। अब अवयस्क के विरुद्ध तो बिना वादार संरक्षक के वाद लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता? लाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि ये अवयस्क प्रतिवादी तो है लेकिन इसका वादार संरक्षक कोई है ही नहीं, तो वाद कैसे चलेगा? तो न्यायालय में आवेदन किया जाता है, कौन करेगा? वादी भी कर सकता है कि साहब ये तो सुनने लायक है नहीं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका वादार संरक्षक अपॉइंट। या वो खुद भी अवयस्क भी कर सकता है, या उसकी ओर से भी कोई कर सकता है, तो वादार संरक्षक अपॉइंट किया जाता है। और कोर्ट किसी भी सक्षम व्यक्ति को जो मामले में इंटरेस्टेड नहीं है, हितबद्ध नहीं है, वादार संरक्षक अपॉइंट कर सकता है। लेकिन शर्त क्या है कि माता पिता नेचुरल संरक्षक के अलावा किसी को अपॉइंट कर रहा है तो पहले उन्हें नोटिस देगा और उन्हें पूछेगा कि भाई आप बन रहे हो,
और ये जांच करेगा आप सक्षम हो तो ठीक है आप करो, लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हो लेकिन नेचुरल संरक्षक को नोटिस दिए बिना वो आधार संरक्षक अपॉइंट नहीं। अब ये किसकी ओर से, बालक की ओर से काम कर रहे हैं। अब कोई वाद मित्र अपॉइंट हुआ है और वो सही आदमी है, सीधा आदमी, तब तो, और वो कहता है कि साहब मेरा पीछा छोड़ो, मैं नहीं आ सकता कोर्ट, तो कोर्ट उसे पहले कहेगा कि बना क्यों था, मैं तो बना था, तो एक काम कर, पहले दूसरा ला और फिर तेरे को छोड़ेंगे, और अगर बदमाश है तो जाना ही बंद कर देगा, कोर्ट हाथ जोड़ लेगा, भाई तू नहीं करे, हम दूसरा लगा देंगे, लेकिन वहां पर खर्चा लेगा, वहां पे क्या करेगा, खर्चा। इसी प्रकार अगर वादार्थ संरक्षक अपॉइंट होने के बाद काम नहीं कर रहे हैं, उसका हित बालक के हित के अगेंस्ट है, या बालक के हित के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या कर देगा, उसे हटा देगा। बालक संरक्षक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता और न ही प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकता, सिवाय कोर्ट के आदेश के, और उसे भी ये साबित करना पड़ेगा इसमें बच्चे का हित है, और इस बात का सर्टिफिकेट एडवोकेट देगा कि अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए या इसे प्रॉपर्टी दी जाए तो भी बच्चे के लिए फायदेमंद। तो ये बात कहां दी हुई है, ऑर्डर 32, मोटा मोटा है ना। अब एक बात बताओ, ये भी सारी जजमेंट से पहले की है, जजमेंट के बाद की है, पहले। फिर उसके बाद में आता है गरीब आदमी, ऑर्डर 33 में। ऑर्डर 33 में क्या है, गरीब आदमी है ना, निर्धन व्यक्ति। तो निर्धन व्यक्ति का वाद के बारे में बोला, ध्यान रखना यहाँ 33 में उसके लिए वकील अपॉइंट नहीं कर रहे, केवल क्या है कि सिविल केस में क्या लगती है, कोर्ट फीस। क्या लगती है, तो गरीब किसको माना, भाई अगर जिस मामले में कोर्ट फीस लगती है उसमें उसके पास कोर्ट फीस देने के पैसे पहले, और दूसरे मामले में जिन मामलों में कोर्ट फीस नहीं लगती है उनमें दो चीजों को छोड़ करके वो संपत्ति जो डिग्री के एग्जीक्यूशन में क्या नहीं होती, अटैच नहीं होती, और विवाद की संपत्ति को छोड़ करके बाकी चीजों को क्या किया जा सकता है, 1000 रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ, ये कहाँ आ गया, ऑर्डर 33 ये तो प्रोसेस आ गई है ना, ये तो गरीब आदमी मान लिया, लेकिन ये काम फ्री में नहीं है, सिर्फ फीस को पोस्टपोन किया जाता है, ये नहीं है कि माफ कर दी, जिस दिन केस जीत गया तो प्रॉपर्टी से वसूल किया जाएगा, हार गया तो उसकी प्रॉपर्टी से वसूल किया जाएगा, छोड़ी बस केवल फीस का लेना पोस्टपोन कर देंगे कि भाई बाद में ले लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन फीस तो जीत गया तो फिर प्रॉपर्टी से लेंगे, हार गया जिस दिन उसकी कैपेसिटी हो जाए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से क्या किया जाएगा, वसूल किया जाएगा। नहीं, फिर उसके बाद में इसकी प्रोसीजर क्या होती है, तो भाई कोई भी व्यक्ति कोर्ट से चाहता है कि भाई मैं बिना कोर्ट फीस के, जैसे एक चीज मैं बताऊं, जैसे कोर्ट में आप बेल एप्लीकेशन लगा रहे अक्यूज की ओर से, तो क्रिमिनल मामलों में बेल एप्लीकेशन पे 2 रुपए का टिकट लगता है, कितने का, 2 रुपए, है ना। लेकिन अगर मुलजिम जेसी में है तो ये लिख देते हैं कि मुलजिम जेसी में है, इसलिए कोर्ट फीस नहीं लगाएगी।
छूट दे दी जाती है। ऐसे ही आप केस फीस करते हो तो उनके साथ कोर्ट फीस का टिकट भी लगाना पड़ता है। आगे बात समझ। फिर जैसे आप लगाओगे उनको, वो पहले रद्द करता है एक्सेप्ट होने पर। एक्सेप्ट होने पर क्या होता है, रद्द कर दिया जाता है। आप यहां पर वो नहीं लगाते क्या, टिकट, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन लगाते हो। बाकी वाद पत्र वगैरह तो सब ऐसा ही तैयार होगा, केवल एक गरीब होने की एप्लीकेशन लगाते हो कि सब में गरीब। तो गरीब हो तो आप अपने स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट सब पेश करोगे कि नहीं करोगे। तो वो फाइल जाती है बाबू के पास, सिविल बाबू के पास। सिविल बाबू उसको चेक करता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब सही है। ये तय नहीं करता गरीब है कि नहीं है, वो केवल ये चेक करता है कि सही है। प्रैक्टिकली तो वही तय करता है। थ्योरेटिकली हम बात करें तो वो केवल ये रिपोर्ट करता है कि साहब इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे फाइल पे अवेलेबल है। फिर कोर्ट तय करता है कि भाई गरीब है कि नहीं, तो उसे सुनवाई का अवसर देता है। और वो ये पाता है कि गरीब है, तब तो ये कहता है कि भाई इसका मामला रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ो। हम्म। लेकिन अगर वो ये मानता है कि भाई आपने गरीब तो वो नहीं है, तो उसको कहता है कि लो, बोली नहीं, उस टाइम स्पीकर तुमने बंद कर फोन दीजिए। किया था जब मानो था, तो स्पीकर तुम किसने फोन का बंद क्यों भाग गए? तो वो क्या करता है, नहीं, हाँ भाई, तो कोर्ट इसको कहता है कोर्ट फीस लगाओ ले। तो उसको क्या कर देता है, ध्यान रखना ये जो जांच की प्रोसीडिंग हो रही है, ये लिमिटेशन में एक्सक्लूड होती है। लेकिन शर्त ये कि सद्भावना पूर्वक कर रहे हो। ये नहीं कि महीने पहले तो आपने सारा एडजस्ट कर दिया और फिर गरीब के रूप में आप बात ला रहे हो। और वसूली आपको पता है, जिस दिन डिसीजन हो गया वसूली हुई। तो सेक्शन ऑर्डर 33 में किसके बारे में बता रखा है, निर्धन व्यक्ति के बारे में बता रखा है। फिर आता है ऑर्डर 34। 34 में बात कर रहे हैं हम बंधक की, किसकी, मोर्गेज की। मोर्गेज क्या होता है भाई, जो स्थावर संपत्ति होता है उसको आप प्रतिभूति के रूप में रख करके अगर कहीं से पैसे उधार ले रहे हो या धन संबंधी लाइबिलिटी के लिए आप रख रहे हो, तो वो क्या है, मोर्गेज। जैसे समझो कि मैंने अपना मकान आपके पास मोर्गेज रखा और बदले में आपसे मैंने 10 लाख रुपए ले लिए। कि 10 लाख रुपए मैंने कितना, भाई ये मान लीजिए 10% इंटरेस्ट। ठीक, 10% इंटरेस्ट पे मैंने, ठीक है। अब उसके बाद में इसको हम क्या बोलेंगे,
मोर्गेज बोलेंगे, तो यही होता है मोर्गेज कि भाई अब मेरे पास पैसे आ गए और मैंने आपको पैसे दे दिए, ब्याज दे दिए, तो अब आप मेरे को क्या करोगे? मकान वापस दोगे, मकान के कागज वापस दोगे और एक एनओसी दोगे जिसमें यह लिखोगे कि भाई आप मेरा कोई लेना देना नहीं। इसको बोलते हैं क्या? मोचन का अधिकार, राइट टू, हाँ, रिडेम्पशन, है ना? इसको बोलते हैं राइट टू रिडेम्पशन, यानी मोचन का अधिकार। और दूसरा, मैंने पैसे नहीं दिए तो अब आप क्या करोगे? मेरे जो ये रिडेम्पशन का अधिकार है, किसका? मोचन का अधिकार है, इसको आप पहले रुकवाओगे। इसको बोलते हैं पूर्वबंध का अधिकार। क्या बोलते हैं? फोरक्लोज, कि भाई अब मेरे को पैसे नहीं चाहिए, इसके इस अधिकार को खत्म करो और इसके मकान को बेच दो और मेरे पैसे दिलाओ। तो मोचन और विक्रय का अधिकार किसके पास? जो बंधक ग्रहीता होता है, मोरगेजी होता है, उसको तो ये दो राइट है, फोरक्लोजर और विक्रय का। और इसके पास क्या राइट है? एक राइट है मोचन का। ठीक। अब इनके अधिकार में अगर कोई डिक्री पारित की जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं, एग्जीक्यूशन के बारे में बताया गया है कि उस डिक्री का एग्जीक्यूशन कैसे होता है ना। ये किसके बाद की प्रोसेस है? जजमेंट के बाद की प्रोसेस है। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। इसमें क्या होता है कि पहले प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है, किस बात की? पहली जो प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है उसमें यह तय किया जाता है कितने रुपए हो। कि मान लीजिए, सपोज करो ये 12 लाख रुपए हो, है ना? ये प्रारंभिक डिक्री। और इसको, किसको? हर मामले में, चाहे वो वाद किसका है, मोचन का हो, पूर्वबंध का हो या विक्रय का हो, तीनों वादों में पहला मौका किसको दिया जाता है? मोर्गेजर को दिया जाता है। वाद कोई सा भी है, मोचन का है, पूर्वबंध का है या विक्रय का है, जो प्रारंभिक डिक्री होगी उसमें पैसे तय करेंगे और जिसका मकान है, पहला राइट उसका, उसको कहेंगे कि भाई तू पैसे 2 महीने में दे दे। कितने दिन में? 2 माह का टाइम देंगे कि 2 महीने में ये 12 लाख रुपए दे। 2 महीने में अगर वो 12 लाख रुपए दे देता है, तब तो वाद कोई सा भी है हो, फाइनल डिक्री किसकी होगी? मोचन की होगी। वाद किसका भी हो, फाइनल डिक्री किसकी होगी? मोचन। समझ गए? और अगर इसने पैसे नहीं दिए तो फिर जैसी स्थिति है, या तो पूर्वबंध की, विक्रय की डिक्री पर। प्रारंभिक डिक्री तो इसी बात की होती है कि इतने रुपए हो गए, आप दो और मकान छुड़ा। अगर वो पैसे दे दिए, प्रारंभिक डिग्री कहाँ का है? ऑर्डर 34, रूल 2, रूल 4, 7, तीनों की लैंग्वेज एक ही है। तीनों की लैंग्वेज एक ही है, केवल पैसे निर्धारित करेगा। फिर उसके बाद में पैसे दे दिए, वाद किसी का भी हो,
मोचन की डिग्री पारित करी। पैसे नहीं दिए तो जैसा वाद उसके हिसाब से, समझ गए। तो ऑर्डर 37 में, तो ये भी पार्ट ऑफ किसका ही है, डिक्री से पहले की प्रोसेस ही है, तो 34 में। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑर्डर 35, ऑर्डर 35 क्या दे रखा है? इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे को एक्स व्यक्ति ने कोई चीज दी, भाई ये रख लो, मैं जब आऊंगा तब आपसे ले लूं। अब एक्स व्यक्ति मर गए, वो तो नहीं आएगा, कौन आएगा? तो उत्तराधिकारी आएगा। वो आकर के मेरे से, एक उत्तराधिकारी आकर कहता है कि भाई मेरे पिताजी आपको ये चीज दे के गए थे, तो आप ले। मैंने कहा ठीक है बेटा, कल आकर के ले जाओ। फिर दूसरा आता है, तो मेरे पिताजी आपको दे के गए तो वो मेरे को दे दो। नहीं। अब फिर मैंने कहा भाई आपका भाई आया था, कोई बात नहीं, मैं कल उसको दे दूंगा। वो कहा नहीं नहीं मेरे को देना। दूसरे दिन वो भाई आया, होगा नहीं मेरे को देना। अब मेरा उस प्रॉपर्टी में कुछ लेना देना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इतना है कि मैंने रखा है और उसकी कोई साल संभाल करी है तो उसका कोई खर्चा मान लो, बाकी उस प्रॉपर्टी में ना इतनी। लेकिन उस प्रॉपर्टी पर दो अलग अलग दावे मेरे पास में आ गए, तो मैं क्या चाहूंगा कि भाई कोर्ट ये डिसाइड कर दे किसको देना है, मेरा पीछा छोड़। इसको बोलते हैं अंतराविवाद, कि जहां वादी का प्रॉपर्टी में कोई हित नहीं है और उस प्रॉपर्टी के प्रति दो या अधिक व्यक्तियों ने दावे किए हैं, तो वादी क्या चाहता है? केवल अपना छुटकारा, और जो व्यक्ति उसका हकदार है उसे प्रॉपर्टी दे दी जाए। इसलिए जो वाद लाता है उसको अंतराविवाद बोलते हैं। कहां दे रखा है? 88 में सेक्शन। और प्रोसीजर कहां दे रखी है इसकी? भाई जब वाद लाया जाएगा तो उसके नीचे लिखा जाएगा कि अंतर्गत धारा 88 में अंतराविवाची वाद। ठीक है। और कोर्ट चाहे तो प्रॉपर्टी को जमा कर लेगा और उसे कहेगा तू निकल। बाकी फिर उनमें से किसी एक को वादी और प्रतिवादी बना लेगा, लेकिन कोर्ट को लगता है कि राजा लड़ेंगे, तो कोर्ट कहेगा भाई तू भी आते जाते रहना। तो ये प्रोसीजर दे रखी है कहाँ पर? 30। सर इम्पोर्टेंट है कि मेंस के अकॉर्डिंग। हाँ बेटा, मेंस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है ना। आगे बात समझ में। उसके बाद में आता है नेक्स्ट 36। हाँ बेटा। भाई वो केवल वादी इसलिए बन रहा है, बाद में इन दोनों को वापक्षकार बनाओ, डिसाइड करो। वादी रहेंगे, एक को वादी बना देगा कोर्ट, एक को प्रतिवादी बना देगा। लेकिन कोर्ट को लगता है कि नहीं, तो फिर उसको वादी रखेगी और बाकियों को प्रतिवादी। लेकिन विवाद वादी के और प्रतिवादियों के बीच नहीं है, विवाद प्रतिवादियों के बीच होता है। समझे? फिर सेक्शन 90 विशेष मामलों के बारे में दे रखा है। 90 में किसके बारे में दे रखा है? हाँ पटवारी जी, कोचिंग और कोचिंग क्लास ले रहा था, करता हूँ बस फ्री होके भी आपको, है ना। खाऊं वहां पे?
आ जा तो। हेलो, मेरी तो घंटे भर की क्लास है, आ जा। चल कर, चल आ रहा हूँ। हाँ? हाँ, कहाँ थे हम? ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम कहाँ पर। 90 में क्या दे रखा है? विशेष मामले दे रखा है। विशेष मामले में क्या है देखो, यहाँ पर 90 में जो विशेष मामले हैं उनकी प्रोसीजर दी हुई है सेक्शन ऑर्डर 36 में। ऑर्डर 36 में ये दे रखा है कि भाई कोर्ट का काम कम कर देते हैं और पक्षकार खुद इश्यू तय करके लाते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी किसको देना है, धन किसको देना है, या कोई माल किसको डिलीवर करना है। इश्यू तो वो खुद ही बना करके लाते हैं और कोर्ट को लगता है कि इनके इश्यू से मामला का डिसाइडेशन हो सकता है और किसी की आवश्यकता नहीं है, तो कोर्ट उस इश्यू पर डिसीजन दे देता है। वो ऊपर वाली प्रोसेस को क्या कर लेते हैं? बचा ला देते। लेकिन मामले कौन से? कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन से संबंधित मामले। आगे बात जो चेक से उत्पन्न हुए हैं, किसी विनिमय से उत्पन्न हुए हैं, कई धन संबंधी प्रतिभूति के बारे में वहां से अराइज हो रहे हैं, वहां पक्षकार केवल क्या करते हैं? आपस में इश्यूज बना करके लाते हैं और ये कहते हैं कि साहब हमारे बीच ये विवाद है, इसका डिसीजन दे दो। अगर प्रॉपर्टी का है तो ये बता दो ये प्रॉपर्टी किसको किसको देनी है। कोई धन के बारे में है, राशि है, तो ये बता दो किसको कितनी कितनी देनी है। आगे बात समझ, तो इश्यू खुद डिसाइड करके लाते हैं 36। आगे बात समझ में। देखो पहले तो क्या था, पक्षकार खुद इश्यू डिसाइड करके लाते थे। अब ऑर्डर 14 के रूल 6 और 7 में भी ये प्रोविजन कर दिया। कौन सा? ऑर्डर 36 वाला, कि अगर आपको लगता है कि आपका मामला लंबा खींचेगा कोर्ट के भरोसे, तो पक्षकार ड्यूरिंग ट्रायल खुद तय करके कोर्ट से कह देते हैं कि साहब आप ज्यादा दिक्कत मत करो, हमारा खुद का ये दिमाग है, आप तो ये तय करें। आगे, जो ऑर्डर 14 के 6 और 7 में है वही 36, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है? यहां तो 36 में तो कोर्ट में सीधा इश्यू बना के ला रहे, और वहां विचारण के दौरान लगता है कि भाई साहब बहुत लंबा जाएगा, पार्टी खुद बना करके ले आती इश्यू। तो साहब आप तो डिसीजन दे दो। ये कहां दे रखा है? 36। फिर उसके बाद में सेक्शन 94 क्या कहता है? 5 बातें। ठीक, क्या क्या? निर्णय से पहले कुर्की, निर्णय से पहले गिरफ्तारी, अस्थायी आदेश, अंतर्वर्ती आदेश और रिसीवर। इंजेक्शन तो हो गया ना बेटा। 5 ऑर्डर करता है कहां पर? 95 और 96 में अगर ये ऑर्डर आपने गलत करवा ली तो आप पे जुर्माना लगा सकता है। क्या कॉस्ट लगा सकता है? प्रति कर कितना? 50,000 रुपए। पांचों का दिलाता है या कम का दिलाता है? कौन कौन से ऑर्डर का दिलाता है? 96 को पढ़िए, 95 को पढ़िए, 94 में देखिए कौन कौन से ऑर्डर है। 3 पे केवल। 2 बच गए। इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर और रिसीवर के अपॉइंटमेंट पे ये ऑर्डर नहीं किया जाता, केवल 3 के संबंध में ही ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, अब 2 बच गए। कौन कौन से? कितने बच गए? 2 बच गए। अब देखिए जो 95 में है 5 ऑर्डर, पहला कौन सा हो गया? निर्णय से पहले गिरफ्तारी, दूसरी कुर्की, तीसरा अस्थायी
व्यादेश और चौथा अंतर्वर्ती आदेश और पांचवा ऋषि ऑर्डर। इसकी प्रोसीजर कहां दे दी? ऑर्डर 37 में। भाई भागने वाला है, एग्जीक्यूशन में दिक्कत करेगा तो प्रतिभूति मांगेंगे, नहीं देगा तो निर्णय से पहले गिरफ्तार। सॉरी 38, सॉरी 38 में है ना। ये दोनों कहां आ गए कि भाई 3 सिद्धांत लागू होते हैं। क्या? प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्ण क्षति और सुविधा का संतुलन, है ना। कोर्ट को लगता है कि भाई सामने वाला पक्षकार क्या करेगा, प्रॉपर्टी को डिस्पोज करेगा, सामने वाले को नुकसान पहुंचाएगा तो अस्थायी हो। ठीक है, इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर, है ना। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि अंतर्वर्ती आदेश, इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर और टेम्परेरी इंजेक्शन में क्या फर्क है। आगे बात, तो जैसे मान लीजिए रिसीवर अपॉइंट कर दिया किसी मामले में, क्या ये, इसको बोलते हैं इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर, यानी कार्रवाई को रेगुलर करने के लिए जो ऑर्डर किया जाता है। किसी मामले में कमिश्नर अपॉइंट कर दिया, आगे बात समझ में। तो ये सारे क्या है, प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, तो ये सारे क्या है, यानी जब पक्षकारों के अधिकार और दायित्व जिस ऑर्डर से प्रभावित नहीं होते और कार्रवाई को रेगुलाइजेशन करने के लिए किया जाता है, उसको तो बोलते हैं इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर। और जहां पक्षकारों के राइट और ड्यूटी इफेक्ट होते हैं वो होता है इंट्रीम ऑर्डर, अंतरिम। समझ गए। और लास्ट में जब कोई नहीं मिलता तो कौन मिलता है, रिश्वत। अगर कोई आदमी दिवालिया हो गया या प्रॉपर्टी का विवाद है तो उसके लिए रिश्वर अपॉइंट किया जाता है। और कंपनी दिवालिया हो गई, कंपनी को प्रॉपर्टी को अटैच करना है तो उसके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। क्या? परिसमापक या लिक्विडेटर, है ना। आगे बात समझ। तो हमने क्या देखा, 22 से लेकर, ऑर्डर 22 से लेकर 40 में क्या दे रखा है, आगे बात, जजमेंट से पहले की प्रोसीडिंग। ठीक, क्या प्रोसीडिंग देख रखी है अब समझो। 22 में वाद का उपशमन मृत्यु से या विवाह से। ठीक। 23 में दो बातें हैं, वाद को वापस लेना और समझौता करना। 24 में वादी से प्रतिभूति ली जाती है कि कल को भाग जाए तो प्रतिवादी को जो बाहर आ जा रहा है उसका खर्चा। 25 में सिक्योरिटी। 26 में रिश्वर के अपॉइंटमेंट के बाद कमिश्नर की, है ना। 27 में, 28 में सैनिकों के बारे में, 29 में निगम के बारे में, 30 में, 31 में ट्रस्टियों के बारे में। फिर उसके बाद 32 में निर्धन का माइनर वाला, 33 में निर्धन का, 34 में, 35 में इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर, 36 में विशेष मामले जिसमें बताया था ना इशू बना करके देते हैं, 37 में मामले का संक्षिप्त समरी ट्रायल, 38 में दो चीजें, 39 में और इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर, और 40 में इशू।
ये सारी की सारी प्रोसीजर किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ जजमेंट। फिर उसके बाद में आता है ऑर्डर, फिर उसके बाद क्या आता है? जजमेंट। दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रत्येक इशू पर कोर्ट क्या करेगा? क्या करेगा? ऑर्डर करता है। प्रत्येक इशू पर कोर्ट क्या करता है? ऑर्डर करता है। ठीक, निर्णय देगा। जिस दिन फाइनल डिसीजन हो जाता है उसके कितने दिन में? 15 दिन में न्यायालय क्या करेगा? निर्णय करेगा फाइनल डिसीजन होने के बाद में। और फिर उसके बाद सॉरी 30 दिन में तो निर्णय करेगा और 15 दिन में डिक्री, जो 2 माह तक बढ़ाई जा सकती है। अब आपके हाथ में क्या आ गई? डिक्री आ गई। अब आपके हाथ में क्या आ गई? डिक्री आ गई। अब डिक्री का क्या होगा? 2 चीजें होगी, या तो अपील होगी या एग्जीक्यूशन। आ रही बात समझ में? भाई इसकी या तो अपील होगी या फिर एग्जीक्यूशन। अगर अपील नहीं कर रहे हैं तो एग्जीक्यूशन के बाद में प्रोविजन, और अगर अपील कर रहे हैं तो अपील के प्रोविजन। आगे बात। अब एक बात बताओ, सीपीसी कहाँ से टफ लगी? आधी से ज्यादा सीपीसी हो गई। अगर मोटा मोटा देखे तो कहाँ से टफ लगी? आप मेरे साथ प्रोविजंस पढ़ोगे तो भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत टफ है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हमने जोडक्शन से स्टार्ट किया और जोडक्शन हमने 6, 9, 15 से 20 में देखा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई हम कोर्ट तय हो गया लेकिन क्या लेके जाए? वाद पत्र लेके जाए। उसके लिए हमने 1 से लेकर 7 मान ली, 1 से लेकर 3 और 6, 7 मान। फिर वाद पत्र हमने पेश कर दिया। तो वाद पत्र पेश होने के बाद 3 चीजें देखी, या तो लौटा देगा 7, 10 में, 11 में खारिज कर देगा, 9 में एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट कर लिया तो आपको 7 दिन में तलबाना, तलबाना का मतलब सम्मन की फीस और कॉपियां देनी पड़ती है, और महीने भर में वो करवाएगा। 7 दिन उस 30 दिन में इंक्लूड है, ध्यान रखना, है ना। तामील हो गई, सम्मन की तामील हो गई। 5 में सम्मन की तामील की प्रोसेस दे रखी है। 5 में क्यों जारी किया जाता है, कैसे सम्मन की तामील होती है, मोटा मोटा हमने देख लिया। फिर उसके बाद वाद पत्र, वो लिखित कथन पेश करता है। लिखित कथन के बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होती है? 9 में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। नहीं आते हैं तो क्या इफेक्ट होगा? आ गए तो 10 में कोर्ट परीक्षा करेगा। फर्स्ट ए में उनको समझाएगा कि भाई साहब पीछा छुड़ाओ और आप कहाँ जाओ? एडीआर में जाओ। नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं। फिर उनके बीच में विवादक तय करेगा। तो विवादक का सामान क्या है? ऑर्डर 14 रूल 3 में वो सामान इकट्ठा करेगा। सामान में सबसे पहले भाई प्रकटीकरण कराएगा, परिपर्शन और वो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा स्वीकृतियां, उसके अलावा उनके अभिवचन और जो उन्होंने पेश किया वो डॉक्यूमेंट्स, यही है। फिर 15 में 14 में क्या कर रहा है? इशू डिसाइड कर रहा है। ठीक, हर इशू या तो विधि का होगा या तथ्य का इशू होगा। ठीक, इशू डिसाइड हो गया। पक्षकार खुद भी तय करके दे सकते हैं कि साहब आपकी जरूरत नहीं, हम खुद तय कर लेंगे। 6 और 7 में दे रखा है, दे रखा है। ये नया अमेंडमेंट है ना, 1999 में जोड़ा हुआ है। फिर ये हो गया। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम नए, उसके ऊपर इशू डिसाइड हो गया। अगर मामला फर्स्ट हेयरिंग का है तो 15 में दे रखा है, नहीं तो 16 में क्या करेंगे? 15 दिन के अंतर्गत अपने अपने गवाहों की सूची पेश करेंगे। 18 में प्रोसेस, 17 में तारीख के बारे में दे रखा है, 18 में प्रोसीडिंग एविडेंस की प्रोसीडिंग दे रखी है। 19 में जो भी फॉर्मल एविडेंस है वो सब पत्र पर दे सकते हैं, उसके बारे में प्रोविजन किए गए। फिर उसके बाद में निर्णय और डिक्री पारित होगी, इसके बारे में 20 में दे रखा है। लेकिन 20 से पहले 22 से लेकर के और 40 तक की प्रोसेस है कि भाई 22 में अगर मक्सकार मर गया है, उसका विवाह हो गया तो क्या इफेक्ट होगा? वापस ले लिया है, समझौता कर लिया है तो क्या होगा?
भाग जाए तो उसके लिए प्रतिभूति लेने की बात कर रहा है, कोस्ट की बात कर रहा है। आगे बात समझ में। 26 में पार्ट ऑफ प्रोसीजर कि भाई कमिश्नर कहाँ कहाँ अपॉइंट किए जा सकते हैं और उनकी प्रोसीजर क्या रहेगी, ये भाई सेक्शन 76 और 26 में दिया है। आगे बात समझ में। फिर 27 में सरकार के बाद दे रखा है, तो 79 और 80 में सेक्शन में दे रखी है और 27 में प्रोसीजर दे रखी है। 28(7)(a) में ये दे रखा है कि अगर मामला किसका है, संविधान के निर्वचन का है या विधि के सार्वभौम प्रश्न का है या कोई कानूनी दिक्कत है, तो अगर संविधान का निर्वचन है तो महान्यायवादी का, सार्वजनिक महत्व का है तो महाधिवक्ता को, और कानूनी दिक्कत है तो एडवोकेट जनरल। नहीं सॉरी, एडवोकेट जनरल को नहीं, सरकारी अधिवक्ता को, सरकारी अधिवक्ता को इंफॉर्मेशन देकर वो पार्टी बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। फिर उसके बाद में 28 में सैनिकों के बारे में, 29 के अंदर निगम, 30 के अंतर्गत पार्टनरशिप, 31 के अंतर्गत ट्रस्टी, 32 में, 33 में निर्धन व्यक्ति का, 34 का मॉर्गेज के बारे में प्रोसीजर दे रखी है। बिल्कुल इजी सी प्रोसेस है, लेकिन 34 को इतना बड़ा भारी बना रखा है। 35 में इंटरलोकेटरी, 88 और वो, फिर उसके बाद 37 विशेष मामले, उसकी प्रोसीजर 36 में दे रखी है। 37 में समरी ट्रायल दे रखी है। फिर 94 में 5 ऑर्डर हो सकते हैं। कौन कौन से? निर्णय से पहले गिरफ्तारी और कुर्की, उसकी प्रोसीजर कहाँ दे रखी है? निर्णय से यानी अस्थायी आदेश और इंटरलोकेटरी ऑर्डर 39 में, और लास्ट में रिसीवर वो 40 में दे रखा है। 45 में ये दे रखा है, 95 में दे रखा है कि अगर ये 5 ऑर्डर में से 3 ऑर्डर गलत तरीके से लिए गए हैं तो 50,000 रुपए तक का प्रतिकर दिलवाया जा सकता है। बताओ कितने देर की? 10 मिनट की सीक्वेंस। कल हम एग्जीक्यूशन देखेंगे किसका, कि ये जो डिक्री मिल गई इसके एग्जीक्यूशन की क्या प्रोसेस है, और उसको देखने के बाद ये लगेगा कि ये इतना बड़ा पहाड़ तो नहीं था, ये तो इससे भी इजी था। तो मैं यही कह रहा हूं कि सीपीसी सबसे इजी सब्जेक्ट है, लेकिन बात क्या है कि हम उसको तरीके से पढ़ें। तो सीपीसी बहुत इजी है, और अगर आप उसको तरीके से नहीं पढ़ते तो अब हमारे पास 2 ही काम बच गए। डिक्री हो गई, या अब क्या, अपील और रिवीजन, वही वो तो फिर उसकी बात की बात है। लेकिन अभी प्रोसेस डिक्री हो रखी है, तो डिक्री की या तो अपील होगी, कल हम एग्जीक्यूशन देखेंगे, है ना। 5 मिनट बाद में अपन एविडेंस करते हैं।